हेलो बच्चों, मेरा नाम राहुल है और तपस्या क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे साइंस पढ़ेंगे, साइंस की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर आप साइंस कब पढ़ाओगे, 10th क्लास को कब पढ़ोगे। तो आज से हम लोग साइंस स्टार्ट करेंगे। आज हम नाइन्थ क्लास का ही चैप्टर पढ़ेंगे साइंस का। ठीक है, साइंस बेटा बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। लेकिन आसान कब है? जब समझ में आ जाए। आसान केवल तब है जब समझ में आएगा, और अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर ये बहुत मुश्किल भी है। ठीक है, और समझाऊंगा आपको मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आप लोगों को पूरी वीडियो अच्छे से देखनी है, समझनी है। आपको हर बात समझ में आएगी, हर बात समझ में आएगी। ठीक है, ये मेरा वादा है आप लोगों से। साइंस बेसिकली ना बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे? हम सब अपने आसपास कई सारी चीज़ों को होते हुए देखते हैं। जैसे लोगों के मन में आता है कि बरसात कैसे होती है, रेनबो कैसे बनता है, या फिर अर्थ कैसे घूमती है चारों तरफ। लोग तो कहते हैं कि सन स्थिर है, मोशन नहीं करता, लेकिन फिर भी सन मुझे यहाँ से वहाँ मोशन करते हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आसमान में टिमटिमाते हैं तारे। क्यों, कैसे? सन जब सुबह निकलता है या शाम को जब अस्त होता है तो वो रेडिश सा दिखता है। इन सारी चीज़ों का जवाब हमें साइंस से मिलता है। साइंस में भी फिजिक्स से मिलता है। ठीक है, तो फिजिक्स एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसमें और भी बहुत सारे फैक्ट हैं जिनके जवाब हम ढूंढेंगे। तो इसको बड़े इंटरेस्ट से पढ़ना है आप लोगों को। आप जितना इंटरेस्ट लोगे उतना आपको मजा आएगा। और साइंस ऐसी चीज़ है जिसको हम प्रैक्टिकली रिलेट कर सकते हैं। अगर हमने फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट सीख लिया, साइंस का कोई कॉन्सेप्ट सीखा, उसको हम प्रैक्टिकली रिलेट कर सकते हैं अपने आसपास होती हुई चीज़ों के साथ। ठीक है, इमेजिन कर सकते हैं, और वो करना चाहिए। ऐसा करने से चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, और फिर रिलेट करने से चीज़ें याद भी रहती हैं, समझ भी आती हैं। ठीक है, दोनों ही बातें हैं। तो हम जो चीज़ सीखेंगे उनको हम आसपास जिन चीज़ों को हम देखेंगे अपने आसपास, उनसे रिलेट भी करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। अब देखो, तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर, इसका नाम है मोशन। मोशन पढ़ेंगे, मोशन। ठीक है, पतंग उड़ती हुई देखी बच्चों आपने कभी? पतंग उड़ती हुई क्या दिखती है? इनफैक्ट उड़ाई भी होगी, मैंने भी उड़ाई है, छोटे पे बहुत उड़ाई है, आप लोगों ने भी उड़ाई होगी। आसमान में पतंग उड़ती हुई देखी आपने? कागज भी देखा होगा, कभी कभी लहराता हुआ उड़ता रहता है हवा में। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? कागज के उड़ने में और पतंग के उड़ने में क्या अंतर है? कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। बच्चों, किस्मत आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन काबिलियत कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। जिंदगी के हर कदम पे काबिलियत आपके साथ रहेगी, हमेशा रहेगी। ठीक है, इसीलिए अपने अंदर काबिलियत लेके आओ। काबिलियत, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, काबिलियत लेके आओ और सक्सेस हो जाओ लाइफ में। ठीक है, अब कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि सर वो तो इंटेलिजेंट है, उसको तो सब समझ में आ जाता है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, मैं कैसे समझूं? ये गलत फहमी है आपकी। दुनिया में कोई भी आदमी इंटेलिजेंट नहीं है। वो इंटेलिजेंसी उसने हासिल की है, वो इंटेलिजेंसी उसने हार्ड वर्क करके अपने दिमाग को घिस के उसको समझ के बार बार उस लेवल तक वो पहुंचा है। तब उसकी जाके चीज़ें समझ में आ रही हैं, तब उसको वो चीज़ें आसान लग रही हैं। वो जब से उसने जन्म लिया तब से इंटेलिजेंट नहीं था। वो उसने अपने आप को इंटेलिजेंट बनाया है। आप भी अपने आप को इंटेलिजेंट बना सकते हो। इधर देखो, दो चीज़ें होती हैं, इंटेलिजेंट, एक होता है हार्डवर्क, एक होता है हार्डवर्क। अगर आज की डेट में आप इंटेलिजेंट नहीं हो, कोई बात नहीं, आपकी गलती है वो। आपने मेहनत ही नहीं करी, शुरू से पढ़ाई नहीं करी अच्छे से, किसी चीज को समझा ही नहीं। लेकिन आज भी आप हार्ड वर्क करो, तो हार्ड वर्क करने से आप इंटेलिजेंट को कंपनसेट कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो, इंटेलिजेंट बन सकते हो। ठीक है, मेहनत में बहुत ताकत है, और किसी भी चीज को सीखने का या सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत की सीढ़ी से ही हम ऊपर जा सकते हैं, इंटेलिजेंट भी बन सकते हैं, काबिल भी बन सकते हैं, सक्सेस भी हो सकते हैं। समझे? तो पढ़ना आप लोग, समझना मैं आपको समझाऊंगा, सब समझ में आएगा। तो देखो, मोशन क्या होता है? डेफिनेशन क्या है मोशन की, वो देखो। जब कोई ऑब्जेक्ट, पहले समझो,
जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चला जाता है, तो हम ये बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। लेकिन ना ये एक रेस्पेक्ट, ये किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होता है, ठीक है, ये किसी न किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में होता है या फिर टाइम के रेस्पेक्ट में होता है। जैसे समझो इधर, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैंने ये कोई पॉइंट रख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये कोई पॉइंट है और सपोज करो ये पॉइंट इस मार्कर के पास, सपोज करो ये पॉइंट इस मार्कर के पास रखा हुआ है। अगर मैं थोड़ी देर बाद देखूं तो ये पॉइंट खसक कर धीरे धीरे यहाँ पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पहुंच गया सपोज करो। अब ये मार्कर के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, बदल दिया, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये पॉइंट मोशन कर रहा है, दिस पॉइंट इज इन मोशन, ठीक है। मार्कर नहीं, किसी भी पॉइंट के किसी भी चीज के रेस्पेक्ट में देखी जाती है कि वो कोई भी चीज मोशन कर रही है या नहीं कर रही है। टाइम के रेस्पेक्ट में भी देखी जाती है। देखो कैसे, मान लो कोई रेस्पेक्टेड चीज ही ना हो, किसके रेस्पेक्ट में देखे हम, देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। सन देखा आपने, सन ऊपर आसमान में, वो करता क्या है, हालांकि सन मोशन नहीं करता, अर्थ मोशन करती है। सन अपनी जगह फिक्स है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए सन है, ठीक है। अब आप इसको जब देखोगे तो आपको ये मोशन करता हुआ दिखाई नहीं देगा, कुछ चीजें हमको दिखाई नहीं देती मोशन करते हुए, लेकिन फिर भी वो मोशन में होती हैं, वो हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम पता करते हैं। जैसे अभी आपने सन को देखा, आपको मोशन करता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जब 4 घंटे बाद या 3 घंटे बाद या 8 घंटे बाद देखोगे, ठीक है, तो वो आपको कहीं और ही दिखेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। तो सन ने टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को बदला, अपनी पोजीशन को चेंज किया, सो वी कैन से दैट द सन इज इन मोशन, ठीक है। एक्चुअली में देखा जाए तो सन मोशन नहीं करता है, अर्थ उसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है। सारी चीजें सीखेंगे हम, सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो हम दो बातें बोल सकते हैं कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जेक्ट या एनी पॉइंट, किसी के भी रेस्पेक्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट उसको अपनी पोजीशन को बदलता है, उसको बोलते हैं तो ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है। चलो मोशन तो हो गया। अब मोशन कितने तरह का होता है, मोशन कितने तरह का होता है, देखो बहुत तरह का होता है मोशन, पर आपको केवल इतना समझना है कि 2 तरह का मोशन समझना है। एक तो होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अंतर क्या है वो दोनों में, एक तो होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। और जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या फिर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। समझना, एग्जांपल समझना, सपोज करो कोई कार है या गाड़ी है, बस है, कुछ भी है, बाइक है, ठीक है। बाइक ये क्या करती है, इसने 2 किलोमीटर कवर किया, 2 किलोमीटर कवर किया 2 मिनट में, ठीक है, 2 किलोमीटर कवर किया 2 मिनट में, फिर अगले 2 किलोमीटर कवर किए फिर 2 मिनट में, ठीक है, फिर अगले 2 किलोमीटर कवर किए 2 मिनट में, फिर अगले 2 किलोमीटर कवर किए 2 मिनट में, ठीक है। बच्चों मैं ये भी लिख सकता हूं, ऐसे भी मैंने 4 किलोमीटर कवर कर लिए 4 मिनट में, ठीक है। तो ये 4 किलोमीटर 4 मिनट में, मतलब 2 किलोमीटर 2 मिनट में ही आएंगे, 1 किलोमीटर 1 मिनट में ही आएगा, 1 किलोमीटर 1 मिनट में, 1 किलोमीटर 1 मिनट में, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई द बाइक इज ए यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इसका उल्टा बोल सकते हो आप,
इसका उल्टा बोल सकते हो कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या तो आप टाइम को अनइक्वल रखो या फिर आप डिस्टेंस को अनइक्वल रखो, दोनों में से कोई एक चीज अनइक्वल होनी चाहिए। देखो जैसे दोनों वाला समझा देता हूं। मान लो मैंने बोला आपने 2 किलोमीटर कवर किया, पहले तो उसने 2 मिनट में कर लिया, ठीक है, सपोज करो। फिर इसने अगले 2 किलोमीटर को कवर किया 3 मिनट में किया, ठीक है, 3 मिनट में कर लिया। फिर उसने फिर से 2 किलोमीटर को कवर किया, मान लो 4 मिनट में कवर कर लिया। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि फिर 2 किलोमीटर कवर करने के लिए 2 मिनट लिए, फिर 2 किलोमीटर कवर करने के लिए 3 मिनट लिए, मतलब धीमे चलने लगा, धीमे। फिर उसने अगले 2 किलोमीटर कवर करने के लिए 4 मिनट लिए, मतलब और धीमे हो गया, ठीक है। दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मैंने आपको बोला था कि या तो टाइम को अनइक्वल करो या फिर डिस्टेंस को। ऐसा नहीं है, मैं टाइम सेम रखूंगा। मैं कह रहा हूं यहां भी 2 मिनट है, यहां भी 2 मिनट है और यहां भी 2 मिनट है, ठीक है। मैं 2 मिनट में ही डिस्टेंस कवर कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे 2 किलोमीटर कवर कर ली, यहाँ पे 3 किलोमीटर कवर कर ली, ठीक है, यहाँ पे 5 किलोमीटर कवर कर ली, कितनी भी, ठीक है। एक चीज को अनइक्वल रखना है, ठीक है। तो फिर से सुनो, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्स द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। और व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इट इज नोन एज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। देखो अब यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब सबसे जरूरी चीज पढ़ाएंगे, ये सब बेसिक चीजें, बेसिक ये सब मोशन की बेसिक चीजें हैं। यहाँ पे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है बेटा, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपको आनी चाहिए चैप्टर को समझने के लिए, वो हम पढ़ेंगे। जैसे 2 शब्द और होते हैं, होता है जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो जानेंगे, फिर दोनों में डिफरेंस जानेंगे, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस क्या होती है वो समझो पहले आप। डिस्टेंस, ठीक है, एक वर्ड होता है डिस्टेंस और दूसरा वर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए, पहले हम डेफिनेशन बताएंगे आपको, फिर उसके बाद समझेंगे। मैं कह रहा हूं अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई पाथ को फॉलो कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पाथ को फॉलो कर रहा है, करता ही जा रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि वो जिस पाथ को फॉलो कर रहा है वो पाथ ही उसकी डिस्टेंस है, वो पाथ ही डिस्टेंस है। मतलब ये रहा कोई ऑब्जेक्ट बाइक ही मान लो, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इसने इस पाथ को फॉलो करा, ठीक है। तो द पाथ फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लो कोई और दूसरा पाथ ऐसे फॉलो कर रहा है, ऐसे 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 फॉलो कर रहा है। द पाथ followed by any object is known as the distance covered by that object, ठीक है। यह है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो यहीं पे समझा देता हूं मैं। दिस इज द पाथ फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलेंगे हम डिस्टेंस। लेकिन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होगी ना, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैंने ये बना दिया, ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये मिनिमम डिस्टेंस है इनिशियल से फाइनल तक। मैं इसको यहां पे दिखाता हूं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्म। ये ऑब्जेक्ट था, इसने ऐसे करके डिस्टेंस कवर करी, ठीक है। इनिशियल पोजीशन ये है, ये है फाइनल पोजीशन। तो द मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी इसकी? ये मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होती है मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, और कोई मिनिमम नहीं होगी। इधर देखो, मैं ऐसे बना दूं या ऐसे बना दूं, कैसे भी बना दूं, ये जो डिस्टेंस है ना, ये इससे ज्यादा ही होगी। मिनिमम डिस्टेंस एक ही लाइन होगी, वो स्ट्रेट लाइन एक ही होगी, उसी को मिनिमम डिस्टेंस बोलेंगे। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ही इसमें ऐसे करके गया था, ये तो डिस्टेंस थी, लेकिन मैं मिनिमम डिस्टेंस लगा दूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। मान लो कोई दिखा नहीं होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा और बना देता हूं।
इस तरह से जा रहा है, इस तरह से। मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन, ये हो गई मिनिमम डिस्टेंस। और मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, डेफिनेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन क्या, डेफिनेशन तो आप बुक में भी देख सकते हो, तब भी एक बार देख लो, लिख लो। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, द पाथ फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखोगे, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। और समझो, और समझो, डेफिनेशन आप बुक में से देख के भी कर सकते हो, आप यहाँ पे समझ लो, केवल समझ लो। ठीक है, समझ लो। बाकी अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी नोट्स की तो मैं आपको नोट्स पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। एक और चीज समझो, इंटरेस्टिंग चीज देखो, पहले मैं समझाता हूं, उसमें कुछ डिफरेंस बताऊंगा आपको। एक एग्जांपल से समझो, सपोज करो एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है, इसकी साइड को मान लो ये 10 10 10 10, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो चारों क्या हो जाएंगी, 10 10। ठीक है, अब देखो, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे है, कोई ऑब्जेक्ट है जो अभी यहाँ पे है। अब ये ऑब्जेक्ट स्क्वायर की इस साइड पे मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, मूव करते करते ये ए बी सी डी ऐसे मान लो, मूव करते करते ये ए से गया बी तक, बी से आया सी तक, और सी से आया डी तक। ठीक है, ए से बी से सी से डी। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका। तो देखो, डिस्टेंस क्या होती है, द पाथ फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट, जितना पाथ उसने फॉलो किया है किसी ऑब्जेक्ट में वो डिस्टेंस में होगी। कितना पाथ किया इसने, 10 प्लस 10 प्लस 10 10 प्लस 10 प्लस 10, डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी, 30। ये मीटर में है अगर, तो ये भी मीटर, 30 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो मिनिमम पोजीशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। अब इसका इनिशियल पॉइंट क्या था, ए, और फाइनल पॉइंट क्या है इसका, डी। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो यही होगी, यही होगी, और कोई डिस्टेंस नहीं हो सकती। इसको थोड़ा घुमा के लाओ या ऐसे लाओ या कैसे भी लाओ, वो मिनिमम नहीं होगी, मिनिमम यही होगी, यही। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। दिस मिनिमम डिस्टेंस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। तो वो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 10 मीटर। ठीक है, अच्छा मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट जो डी पे रुक गया था, जो ऑब्जेक्ट डी पे रुक गया था, वो अब डी से लेके ए पे भी गया, ए से बी, बी से सी से डी, और डी से ए फिर गया। और अगर ए पे वापस गया तो ये यहां आ गया ना, यहां आ गया। इस केस में अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 40 मीटर। ठीक है, इस केस में, जिस केस में ये ए पे आ गया 40 मीटर हो गई। लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, क्योंकि वो ए पे ही था और ए पे ही आ गया। इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों एक कोइंसाइड हो गए। ठीक है, एक हो गई, इकट्ठा हो गया, जिस पे जहां पर था वहीं लौट आया। उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है, ठीक है, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसके बावजूद भी उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब डिस्टेंस तो ट्रेवल हुई, डिस्टेंस तो कवर करी, लेकिन फिर भी उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझो, एक और एग्जांपल से समझो। मान लो मैंने सर्कल ले लिया, सर्कल, ठीक है, सर्कल है, पूरी तरह से गोल नहीं है, पर आप इसको सर्कल मान के चलो। ठीक है, ये ठीक है, ये पहले से बेटर है, सर्कल है ये मान लो। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, यहां पे है, ठीक है, इसने मूव करना शुरू किया, मूव करना शुरू किया, मूव करना शुरू किया, और ये
मान लो यहां आके रुक गया, ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। इस केस में इसकी डिस्टेंस क्या होगी? तो आप लोग को पता है बच्चों, ये सर्कल है, सर्कल की इस बाउंड्री को बोलते हैं हम लोग सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर। सर्कल की बाउंड्री क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? उसको बोलते हैं 2 पाई r, वेयर r इज द रेडियस। r क्या होती है यहाँ पे? रेडियस ऑफ सर्कल। ये देखो बीच में होता है सेंटर, जब हम सर्कल पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको समझाने के लिए केवल बता रहा हूँ। ये सेंटर है और सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है ना, वो सारी रेडियस होती है, ये सब रेडियस है, ये सारी की सारी क्या है? रेडियस, ठीक है, सेंटर से। तो सर्कमफेरेंस निकालने के लिए ये जो पूरी बाउंड्री होती है, यहां से ए से लेके दोबारा लौट के ए तक आने में जो पूरी डिस्टेंस होती है वो 2 पाई r होती है, ठीक है। अगर ये पूरी 2 पाई r होती है तो आधी कितनी होगी? आधी कितनी होगी? 2 पाई r अपॉन 2। आधी कितनी हो जाएगी? 2 पाई r अपॉन 2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ये वाली डिस्टेंस कितनी रह गई? फिर ओनली पाई r। ये वाली डिस्टेंस कितनी रह गई? पाई r, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस कितनी रह गई? पाई इंटू r। सपोज करो इसकी रेडियस को मैं 7 ले लेता हूं, 7। अगर रेडियस को 7 ले लिया तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, तो ये जो मुझे डिस्टेंस मिल गई ये कितनी हो गई? 22 मीटर। ये वाली जो डिस्टेंस मुझे मिल गई कितनी हो गई? 22 मीटर। लेकिन ए से लेके बी तक की जो मिनिमम डिस्टेंस है, ए से लेके बी तक की जो मिनिमम डिस्टेंस है, दैट इज दिस डिस्टेंस, and this is also called the diameter of the circle. This is also called the diameter of the circle. जो सेंटर से पास होता है उसको क्या बोलते हैं? diameter of the circle। और वो diameter कितना होता है? देखो ये r यहां तक प्लस ये r, तो diameter इक्वल टू क्या होता है? 2r। diameter इक्वल टू क्या होता है? diameter इक्वल टू होता है 2r, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 7 यानी 14 मीटर। 14 मीटर। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 14 मीटर। डिस्टेंस कितनी आई? 22 मीटर। तो डिस्टेंस एक ही ऑब्जेक्ट की अगर वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है तो उसकी डिस्टेंस कुछ और हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट कुछ और हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है ये भी, ठीक है। एक समझने वाली बात ये है, वो समझो, किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस उसके डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा होगी या फिर बराबर हो सकती है। फिर से सुनो, किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल डिस्टेंस उसके डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा होगी या फिर बराबर हो सकती है। डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकती डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। इसको समझो जरा, मैं बताता हूं, तो समझो। डिस्टेंस always greater than or equal to displacement. Distance is always greater than or equal to displacement. किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस उसके डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ी होगी या फिर बराबर होगी। अब देखो बराबर कब हो सकती है? बराबर केवल एक ही केस में हो सकती है, तब हो सकती है जब जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है, केवल स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, केवल तब बराबर हो सकती है। जब समझो जरा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ए से लेके बी तक गया, स्ट्रेट लाइन गया, सीधा स्ट्रेट लाइन, कहीं नहीं मुड़ा। इस केस में जो डिस्टेंस होगी वो भी यही होगी और जो डिस्प्लेसमेंट होगी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वो भी यही होगी। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट कहीं मुड़मुड़ा के आता ना, थोड़ा बहुत भी मुड़मुड़ा के आता, तो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा आती डिस्प्लेसमेंट से। अच्छा आपको आप इसका मतलब आपको यही समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी कम नहीं हो सकता है। कैसे कम हो जाएगा? डिस्टेंस रही है और डिस्प्लेसमेंट भी ये रहा, कम कैसे कर लोगे?
डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा या तो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या फिर डिस्टेंस से कम होगा। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्टेंस से कम होगा या फिर बराबर हो सकता है। बराबर का हो सकता है जब स्ट्रेट लाइन का केस हो, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तब। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको एक नोट बना के लिख सकते हो। नोट बना के, ये नोट है, ठीक है, ये नोट है, आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। क्या? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमेशा। अब देखो इनमें कुछ डिफरेंस होता है। ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये है डिस्टेंस। तो मैंने आपको इनकी डेफिनेशन तो बता दी थी बेटा, ठीक है, डेफिनेशन बताई थी, एक बार फिर से सुन लो। द टोटल पाथ फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्टेंस जो होती है ना वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप लोग सोच रहे हो स्केलर और वेक्टर क्या होता है, तो जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब इसको समझाएंगे अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा इतना जान लो अभी। वेक्टर क्वांटिटी में वो क्वांटिटी आती हैं जिन पे के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जिन क्वांटिटी के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है उनको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं। देखो मान लो ये मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि मैं कभी भी मास किसी का बताता हूँ 20 केजी, तो मैं ऐसे नहीं बोलता 20 केजी नॉर्थ में है या 20 केजी साउथ में है। मास होता है, वो अपने साथ कभी डायरेक्शन को लेके नहीं आता। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी जैसे मैं आपसे बोलूं फोर्स, ठीक है, अगर आपको फोर्स बोलना है कि फोर्स लग रहा है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, नॉर्थ में लग रहा है, साउथ में लग रहा है, तो फोर्स के साथ हमेशा डायरेक्शन आएगी। दैट्स व्हाई द फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, पर यहां हम डिस्प्लेसमेंट आप तो सोच रहे हो सर डिस्प्लेसमेंट में कहां डायरेक्शन होती है? डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होती है ना, इधर देखो, मान लो ये है, ये इसकी डायरेक्शन है, ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की ये इसकी डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन इसकी यही रहेगी फिक्स, बदल नहीं सकती। इसकी डायरेक्शन यहां नहीं हो सकती, यहां नहीं हो सकती, यहां नहीं हो सकती, यहां नहीं हो सकती, कहीं नहीं हो सकती। इसकी डायरेक्शन यही रहेगी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इसके अंदर डायरेक्शन है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। देखो अभी तो इस डायरेक्शन में जा रही है डिस्टेंस, फिर इस डायरेक्शन में बढ़ने लगी डिस्टेंस, फिर इस डायरेक्शन में बढ़ने लगी डिस्टेंस। डिस्टेंस की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, पर डिस्प्लेसमेंट की है। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी वैल्यू 0 हो सकती है या फिर पॉजिटिव होगी। इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है, 0 तब हो सकती है जब डिस्टेंस कवर ही ना करे, चले ही ना, बिल्कुल जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहे, चले ही ना, तो 0 होगी। और अगर कुछ डिस्टेंस मूव की जाएगी तो फिर वो पॉजिटिव डिस्टेंस होगी। इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है। ये ध्यान में रखना, नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव कैसे हो सकती है, फिर से डाउट आ जाएगा, तो देख लो जरा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन भी आएगी। मान लो मैंने आपको ऐसे बोल दिया ये 2 मीटर की डिस्टेंस है और ए से लेके बी तक जाना है। ठीक है, ये 2 मीटर की डिस्टेंस है, ए से लेकर हम बी तक हम पहुंच गए, लेकिन अगर हम वापस आने लगे तो पहले तो 2 मीटर कम होगा। अब वापस इनिशियल पोजीशन पे आने के बाद भी अगर हम वापस आने लगे ना, तो अब ये जो डायरेक्शन है ये इसकी जस्ट उल्टी हो गई। पहले डायरेक्शन थी फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, लेकिन जब ये वापस आ रहा है तो अब ये डायरेक्शन हो गई ए टू सी, जस्ट उल्टी, इधर इसकी जस्ट उल्टी। तो अब ये जो मेजरमेंट होगा ना वो नेगेटिव में होगा। सपोज करो ये पीछे भी 2 मीटर हटके अगर आया है, पीछे भी अगर 2 मीटर हटके आया है, तो ये जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, -2 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट को बिल्कुल उल्टा आ गया, रेफरेंस पॉइंट से भी उल्टा आ गया।
इसके पास डायरेक्शन होती है, पहले ये डायरेक्शन थी, अब इस डायरेक्शन में चलने लगा तो नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा ना, बताने के लिए कि ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर गया है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ और भी बहुत सारी क्वांटिटी होती है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इन सब चीजों को भी हम समझेंगे। ठीक है, समझाता जाऊंगा मैं आपको। ध्यान रखना बच्चों, अगर समझ में आ गया, अगर फिजिक्स समझ में आ गई तो बहुत आसान है, और अगर समझ में नहीं आई तो बहुत मुश्किल है। आपको समझना है, मैं समझाऊंगा, सब समझ में आएगा। ठीक है, चिंता मत करना, सब समझ में आएगा। आप लोग चाहो तो इसको घर पे पढ़ के भी देखना। ठीक है, और कुछ क्वेरी आए, कोई डाउट आए, कोई क्वेश्चन आए, सर ऐसा कैसे होता है, क्यों हो गया, क्यों और कैसे, ये चीजें जान लो। साइंस में कुछ भी अगर आपको सीखना है तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये दिमाग में बिठा लो। अगर आपने क्यों का जवाब ढूंढ लिया तो आपने साइंस के कॉन्सेप्ट समझ लिए। अगर आपने कैसे ढूंढ लिया तो आपने साइंस के कॉन्सेप्ट समझ लिए। तो क्यों और कैसे, दो चीजों को दिमाग में बिठा लो। कुछ भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे जानना है। ठीक है, मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चिंता मत करो, आपको सब समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझाऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इसके अगले लेक्चर में इसके आगे का पढ़ेंगे। अभी तो बहुत है बेटा, ये तो शुरुआत है। ठीक है, शुरुआत है, अभी बहुत बचा हुआ है, तो ये अभी शुरुआत है। तो आप लोग पूरी ईमानदारी से और लगन से पढ़ाई करने पर जुट जाइए, और अपने दोस्तों को भी बताइए, समझ में आ रहा हो तो उनको भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, ध्यान रखना अपना, टेक केयर बच्चों।